नमस्कार, आदाब। आप सबका CDSL की तरफ से, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस। चूँकि CDSL जो है इस साल अपना सिल्वर जुबली मना रहा है, 25 साल जो हमारे पूरे हो गए हैं, उस खुशी में हम यहाँ पे आपके सामने हैं एक अवेयरनेस कैंप के लिए, जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें बता देंगे जिससे आपकी लेकिन जब हम इसी अवेयरनेस को एजुकेशन लिटरेसी एवरेज को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ, हालांकि जो एजुकेशन लिटरेसी है वो 75% के आसपास है, लेकिन जब फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो 100% होनी चाहिए थी। बिकॉज पैसा जो है वो हर एक के साथ कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना, हर एक के साथ। क्योंकि अगर हम इलिटरेट है लेकिन पैसे के साथ हमें फिर भी खेलना है, पैसे का हमें इस्तेमाल फिर भी करना है, लेकिन जब हम इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, इस रेट को चेक करते हैं, तो हमारे पास ये 10% के आसपास, इवन सम स्टेट्स ये 4%, 3%, 2% के आसपास है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ज़मन में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें हम लोगों को, मीन्स जो हमारी जनता है, इंडिया की जनता है, इनको हम फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। और उसी क्या एक प्रोग्राम जो है हम आपके सामने यहाँ पे ले आ रहे हैं, और ताकि आपकी भी जो फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ हो, कैपेबिलिटीज़ हो, वो इनक्रीज़ हो जाएं। इस में हमारे साथ दिल्ली ऑफिस से श्री अमित कुमार जैन जी है, जो सीनियर मैनेजर है CDSL में, और इंद्रजीत सर है जो पंजाब से हैं, मैनेजर है CDSL से, बहुत टाइम से CDSL को चला रहे हैं, हमारे जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। तो मैं आप आज का जो प्रोग्राम है इनके अब हैंड ओवर करता हूं, जो आपको अपने कुछ बातों से आपको नवाजेंगे। सर अमित सर प्लीज़। धन्यवाद श्रीमान। जैसे सर ने बताया कि हम लोगों का जो मकसद है बेसिकली ये है कि सभी लोगों को हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो समझा सकें, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाते हैं। जैसे बैंकिंग में फ्रॉड हो जाते हैं, या हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड हो जाते हैं। तो उन फ्रॉड्स को कैसे हम लोग, उन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अपने पैसे को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। आप अगर कहीं पे कोई निवेश करते हैं तो हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर कभी कुछ मिसहैपनिंग होती है, कभी कोई फ्रॉड होता है, तो किसको अप्रोच करना है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, तो वो सब चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा 2 मिनट का एक वीडियो है जो हमारे MD सर का एक इंटरव्यू है, तो मैं वो प्ले करना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। India, the land of opportunity, the land of diversity, the land of dreams. For centuries, people from all over the world have come to India to seek their fortune, to build empires, to chase their dreams. Our vast country is multicultural one and a land of many languages, cultures and diversity. The language spoken in India changes every few kilometers, just like space. ये समय है भारत के विकास में निवेश करना। इसीलिए जब CDSL ने 25 वर्षगांठ के उत्सव की शुरुआत की, तब यही उचित था कि हम भी सभी भारतीयों को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से हमने CDSL नीड एट 25 फाउंडेशन ऑफ #आत्मनिर्भर निवेशक अभियान की शुरुआत की। हमारा कैपिटल मार्केट किसी भी उम्र, जाति, शहर या किसी भी और वजह से भेदभाव नहीं करता। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस कारण हम देश के हर कोने कोने में मौजूद मेन स्ट्रीम कैपिटल मार्केट
की जानकारी और ज्ञान दे सके। हमारे सभी सेवाएं और सारी सुविधाएं हर एक भारतीय के लिए एक समान है। इसी वजह से हमारा प्रयास है कि CDSL नींव से लेकर लक्ष्य से लेकर गांव तक हर कोने में पहुंचकर समाज के हर वर्ग और हर हिस्से में शिक्षण हम सभी आत्मनिर्भर दिया है नींव। इस प्रोग्राम का मोटिव है कि जो नींव है, जो हमारी वित्त के बारे में जो हमारी समझ है, उस नींव को हम लोग मजबूत कर सकें ताकि अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकें। अब जब भी बात पैसे की करते हैं तो बहुत सारे लोग, जब मैं छोटा था तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसा बहुत बार सुना, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को ना एक चीज़ समझ में आ गई कि पैसे से आप खुशियाँ ज़रूर नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से आप चॉइस खरीद सकते हो। पैसा आपको पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको चॉइस खरीदने की ऑप्शन देता है कि मेरे को ये करना है या ये करना है, और वो चॉइस है ना, वो आपको खुशी देती है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अपने पैसे को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, अपने पैसे को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसलिए हमें अपनी बेसिक चीज़ों पे जो हमारी फाइनेंस नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहिए। अब कैसे? अब जैसे मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूँ कि आप सभी लोग बैंक अकाउंट सब लोग बैंक अकाउंट यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते होंगे। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते चले जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों को नहीं पता होती है। कैसे? हमें कई बार उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है वो ही नहीं मालूम होता है, या क्रेडिट कार्ड पे बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ कर लिए तो उसके ऊपर 26% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बैंक ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देता है, वो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर लिखी होती है, लेकिन वो बहुत फाइन लैंग्वेज में लिखी होती है और जनरली हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे आत्मनिर्भरता की बात करें कि जो फाइनेंस नॉलेज है इसके बारे में, आत्मनिर्भरता क्यों, कब और कैसे। आत्मनिर्भरता सबसे पहले ज़रूरी है कि आत्मनिर्भरता क्यों ज़रूरी है। जब हम कहीं भी जाएंगे, कोई भी अकाउंट खोलते हैं, कहीं भी कोई निवेश करते हैं, तो हमें बहुत सारी सलाहें मिलती है। आप यहाँ पे निवेश कर लो। जब आप अर्निंग शुरू करते हो तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप ऐसा करो, एक पॉलिसी ले लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी से जो है आपका सेविंग्स हो जाएगा। या जब होता है तो कभी कभी बोलते हैं ऐसा कर लो कि बैंक में एक रेकरिंग डिपॉजिट खोल लो, एक फ़िक्स डिपॉजिट खोल लो। वो ज़रूरी है, वो ठीक है, वो हमें करना चाहिए, लेकिन मुझे खुद भी पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। अभी किसी का गोल होगा कि मुझे ना 10 साल के बाद एक घर खरीदना है। अगर मुझे घर खरीदना है 10 साल के बाद, तो मुझे अगर घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है 10 साल के बाद, तो मुझे कितना पैसा सेव करना है, कितना पैसे उसके ऊपर कितनी रिटर्न होनी चाहिए कि मैं 10 साल के बाद वो 50 लाख रुपए इकट्ठे कर सकूं। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप उस पर उसको काम करना है और अपने आप उन चीज़ों को समझना है, तभी जो है मैं आत्मनिर्भर हो पाऊँगा। क्यों? जैसे हमने बताया, अब आत्मनिर्भर होने के लिए क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया कि अब जैसे हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, आज के टाइम पे अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ 100 रुपये की, और हम लोग कहते हैं, अक्सर शायद आप लोगों ने टीवी में सुना होगा या देखा होगा कि ना, हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, 7% का इन्फ्लेशन है, 6% का इन्फ्लेशन है, 8% का इन्फ्लेशन है। वो 6%, 7%, 8% का मतलब क्या है? वो 6%, 7%, 8% का मतलब है कि अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की आप खरीद रहे हैं और 6% का इन्फ्लेशन है, तो अगले साल उस चीज़ का रेट 106 रुपये हो जाने वाला है। अगर आप कोई चीज़, अगर 7% का इन्फ्लेशन है, अगर आप कोई चीज़ आज 100 रुपये की खरीद रहे हो, तो अगले साल उसका रेट 107 रुपये हो जाने वाला है, और उससे अगले साल उसका रेट 114 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 रुपये के ऊपर भी इन्फ्लेशन लगेगा।
तो या तो मेरी जो इनकम है इतनी तेज़ी से बढ़े जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी बचत को निवेश करना है। और जो मेरे फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हैं, आज तो हम लोग काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई की दर। जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी 2 साल पहले, वो आज की तारीख में आपको 12 रुपये भी मिल रही है, 13 रुपये भी मिल रही है, 15 रुपये भी मिल रही है। जो इंक्रीज होता है उस वस्तु की प्राइसिंग में, उसको हम कहते हैं महंगाई दर, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको इन्फ्लेशन। ठीक है। तो या तो मेरी इनकम उतनी तेज़ी से बढ़े जितनी तेज़ी से महंगाई दर बढ़ रही है, या फिर ऐसा हो कि मेरी जो इनकम है उसके ऊपर मुझे जो मेरी सेविंग है उस पर मुझे रिटर्न मिले, और मैं अपने जो भविष्य के खर्चे हैं, आज मैं काम कर रहा हूँ, मंथली इनकम आ रही है, खर्चा चल रहा है, लेकिन भविष्य में जब मैं रिटायर हो जाऊँगा उसके खर्चे भी तो मुझे मीट करने हैं। उस टाइम पे तो किसी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि बच्चे कमाएंगे तो हम खाएंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए निवेश ज़रूरी है। अभी हम कहते हैं ना कि हमें बहुत सारे लोग हम लोगों को ऐसे मिलते हैं, कहते हैं निवेश की क्या ज़रूरत है, मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, बैंक में मेरे पास सैलरी आती है, खर्चा चलता है, बाकी जो पैसा रहता है वो बैंक में पड़ा रहता है। अगर मैं टर्म में बात करूं, आप सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हो तो आपका पैसा नेगेटिव में हो रहा है। कैसे नेगेटिव में हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। जनरली आप कोई मुझे बताएगा कि बैंक अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है जब आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हो, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? कोई बता सकता है कितना इंटरेस्ट मिलता है बैंक में? 2%, 3%, 4%, कहीं पे 3.5 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, तो जनरली 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी कि आज अगर आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में तो उसके ऊपर 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, 4% का ब्याज मिलेगा, तो अगले साल उसकी कीमत 104 रुपये हो जाएगी वहाँ पे बैंक के अंदर। अब 104 रुपये हुए, वो जो 4 रुपये आपको ब्याज का मिला, उस 4 रुपये के ऊपर आपको टैक्स भी पे करना है। अगर कोई इंसान 20% के टैक्स के स्लैब के अंदर आता है तो 4 रुपये के अंदर उस पर 20% टैक्स पे करना है, तो कितना टैक्स पे हो गया 4 रुपये का? 80 पैसे। तो कितना बचा इफेक्टिवली पैसा अकाउंट में? 3 रुपये 20 पैसे। ठीक है। हमने इन्फ्लेशन की बात करी तो कम से कम इन्फ्लेशन आज के टाइम पे, कम से कम महंगाई दर कितनी है? 6%। तो आज जो चीज़ मैं 100 रुपये में खरीद सकता था, अगले साल मुझे मिलेगी 106 रुपये की। और मैंने जो 100 रुपये आज बैंक में डाले, उसकी जो अगले साल इफेक्टिव जो मेरे पास पैसा बचा 103 रुपये 20 पैसे। तो मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव में हूँ, मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट भी चूज़ करने चाहिए जो हमारे उस इन्फ्लेशन को साथ साथ ग्रो कर सके। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी एक जगह मत रखिए, मल्टीपल जगह पे रखिए। मल्टीपल जगह पे कैसे रख सकते हैं जी? कहने का मतलब ये है, मेरी आवाज पहुंच रही है? इनका कहने का मतलब ये है कि पैसे की जरूरत सभी को है, हम काम भी इसलिए भी कर रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। ठीक है। घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत रहती है, इसमें भी दो राय नहीं। जब आप बैंक में पैसा रखते हैं, हमने सीधी सीधी बात की है आपसे, कि भी ब्याज मिलता है आपको 4%, महंगाई की दर है 6%, तो 4 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -2 मीन्स आपकी जेब से 2 रुपये जो हैं और निकल रहे हैं। हमें जो पैसा है जो हम सेव कर रहे हैं उस स्थान पर रखना चाहिए या उस इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी महंगाई दर से आपको ज़्यादा मिले, तभी आपको वो पैसा जमा करने का यहाँ पर या निवेश करने का फ़ायदा है। इसलिए हमें वो इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखने चाहिए जो आपको महंगाई दर से ज़्यादा इंटरेस्ट दें, तभी हमें मोटे तौर पर क्या है? फ़ायदा है। यही बात अमित जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अब बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि पैसा ही नहीं बचता निवेश करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर आपको कहीं पे पैसा डालना है तो पैसा तो होना तो चाहिए। अगर मैंने ये सोचा कि मुझे सोना खरीदना है तो सोना खरीदने के लिए पैसा होना तो चाहिए। पैसा बचेगा ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से? सबसे पहली चीज़ है पैसा होना तो चाहिए निवेश करने के लिए। आपने सोचा जी मुझे
बैंक के अंदर एफडी करनी है, तो बैंक में एफडी करने के लिए पैसा बचना तो चाहिए। तो जनरली हम लोगों के यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करते हैं सभी लोग, अधिकतर लोग, सभी लोग नहीं कहूँगा, अधिकतर लोग, वो कहते हैं जी मेरी की जो महीने में एक इनकम आती है ना, ऐसा करते हैं 1 तारीख को सैलरी आई, उसमें से ना पूरे महीने खर्चा करते हैं, 30 तारीख तक खर्चा करेंगे, जितना खर्चा हो जाएगा खर्चा करेंगे, बाकी जो बचेगा 30 तारीख को वो मैं सेविंग में डाल दूंगा। यकीन मानिए पैसा बचेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बचेगा। तो हाँ जी, हमें अपने फॉर्मूलों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर हमें बचत करनी है। तो बचत कैसे कर सकते हैं? जब आपको एक इनकम मिली, जब आपको सैलरी आई, तो उसमें से आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इतने पैसे बचाने हैं। किसी ने डिसाइड किया जी मुझे 20% पैसे बचाने हैं, या 15% पैसे बचाने हैं, या 10% पैसे बचाने हैं, तो 10% पैसे निकाल करके कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रख दे जहां हम उसको यूज़ ना कर सकें। अब वो प्रोडक्ट बाद में डिसाइड आपको करना है कि कहाँ पे लगाना है पैसा। वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ऐसी जगह पे रख दें पैसे को कि हम उसको यूज़ ना कर सकें, तो यकीन मानिए, और बाकी जो पैसा बचा उसमें अपना खर्चा चलाना है, तो यकीन मानिए आप बचत कर पाएंगे, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है, सैलरी मिलती है, सबसे पहले बचत कीजिए, बचत करने के बाद जो पैसा मिलता है उसको अपने खर्चे में इस्तेमाल कीजिए। ये मत कीजिए कि पहले आप अपना खर्चा करें, जो पैसा बचेगा उसको हम सेविंग में करेंगे। ऐसा इससे क्या होता है कि आपकी जो सेविंग की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आपने पहले खर्चा करना है, बचे हुए पैसे को सेव करना है। सबसे पहले आप अपने जो आप पैसा सेव करना चाहते हैं, सबसे पहले उस पैसे को सेविंग में डालिए, बचे हुए पैसे को आप अपने खर्चे में यूज कीजिए। इससे आपकी जो बचत की कैपेसिटी है, या आपकी जो सोचने की क्षमता है पैसे बचाने की, उसमें बढ़ोतरी। सर जैसे जी मुझे बताएं, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हम इस सेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाए, ठीक है। मुझे बताएं बचत किस चीज को बोलते हैं, आप बताएं। कोई सेविंग कैसे होती है, किस चीज को बोलते हैं, कैसे होती है? किसी ने सेव किया है? इनकम से कुछ चीज बचत करके रखना ही है। बताइए, खड़े हो प्लीज, बोलिए। आप समझते हैं इनके कहने का मतलब है, आप ले लीजिए, इनके कहने का मतलब है, फिर से कहिए, समझिए, आपसे सभी से पूछूंगा। जो हमारा पूरा महीना का जो इनकम होता है, ओके। उस इनकम से जो हम परिवार को चलाने के लिए जो खर्चा हो जाता है, उसके बाद जो हमारा पास जो शेष राशि रहता है उसको ही हमारा बचत कहते हैं। ओके, कभी इसके साथ है? नहीं है। कभी ऐसे बचत हुआ है? नहीं होगा, होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आमदनी इकट्ठा नहीं, खर्चा रुपया, तो ये खर्चा कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए, ये आमदनी आ गई, उसके बाद खर्चा करेंगे और फिर बचत करेंगे। कब होगी? क्या किसी की होती है? ऐसे नहीं होता। तो क्या होना चाहिए आपका? जब इनकम आ गई, इनकम में से ये एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं तो बचेगा, उसको सेविंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ऐसे सेविंग नहीं होती। इनकम में से आपको पहले दिमाग में ये रखना है कि मुझे आगे क्या काम करना। जैसे अभी सर कह रहे थे, मुझे जी मकान बनाना है, बच्चे की शादी करनी है, ठीक है, या और भी कोई ज़िंदगी के काम है, तो पहले अपनी सेविंग में, इनकम में से 1000 रुपये की इनकम है, 200 उठाऊंगा, अपने कहाँ पे? बैंक में डालूंगा, सेविंग अकाउंट में, जहाँ पे मुझे मर्जी आ जाती, बात समझ रहे हैं ना, जहाँ पे मर्जी आ जाती है, तब जाके वो 200 बचेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मेरी 1000 रुपये की इनकम आ रही है तो पहले मैं खर्चे कर लेता हूँ, आज तो बीवी की डिमांड नहीं आ गई, लेकिन जिस दिन सैलरी आती है ना, मेरी बीवी भी रोज़ कहती है कि सैलरी कब आएगी, बात समझ में आती है, और बच्चे भी कहते हैं कि सैलरी कब आ जाएगी। उसको पता है यार आज बाबा सैलरी आ गई, तो मीन्स मेरे पास तो कुछ बचने वाला नहीं है। जब मेरा बेटा मुझसे कहता है इस महीने की कितनी इनकम हुई, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए, इसका मतलब मुझे तो आज इस बार बड़ी चीज़ मिलेगी। यही है ना, सबकी एक्सपेक्टेशन यही है,
लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ काम करने हैं तब जाके आपको पहले उसके लिए पैसा रखना है, उसके बाद खर्चे करने हैं। सर करेक्ट कीजिए खुद को, वरना ज़िंदगी में गरीब रहेंगे। अमीर बनने के लिए आपको आज अपनी इनकम में से एक इनकम को असाइड करना है और इसको मैंडेटरी बना दीजिए, इसको साइड कर ही दीजिए। अगर आपने ये साइड में नहीं किया, क्योंकि खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। आज आप होटल पे जाएंगे, पैसे मिल गए तो आज सैलरी मिल गई तो अगले दिन आप कहेंगे आज 5 स्टार में जाएंगे, सैलरी जेब में है ना। लेकिन जब 25 का डेट आता है तो उस वक्त हम चाय मैस में चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बात नमस्कार, आदाब, आप सबका CDSL की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस। चूँकि CDSL जो है इस साल अपना सिल्वर जुबली मना रहा है, 25 साल जो हमारे पूरे हो गए हैं, उस खुशी में हम यहाँ पे आपके सामने हैं एक अवेयरनेस कैंप के लिए, जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें बता देंगे जिससे आपकी फाइनेंस सेम रहे। सैलरी मिली तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बजट जो है फोकस्ड रहना चाहिए। अगर 25-29वां दिन है वो भी वैसा ही दिन होना चाहिए जिस दिन जैसी दिन आपकी सैलरी आई थी। ठीक है सर, आगे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग हमारी सीमाओं को, अब हम लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो। तो उसके लिए आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आपको अपनी फाइनेंस पे काम करना पड़ेगा। अब जब भी बात हो गई कि ठीक है हम पैसा बचा लेंगे, मे भी हो सकता है कि ग्रुप में अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोग में से शायद 5 लोग सोचे कि भाई ठीक है ये बात सही कह रहे हैं, मुझे रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे चाहिए या मुझे पैसे बचाने, ये तरीका मैं यूज़ करके देखता हूँ। अभी तक मैं 1000 रुपये बचा पाता था, मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ, हो सकता है मैं 4000 रुपये बचा पाऊँ। ठीक है, लेकिन अब पैसा बच तो गया, अब उस पैसे का करना क्या है? पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करना है। आपको डिसाइड करना है कहाँ निवेश करना है पैसे को। पैसे को निवेश कभी भी करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला चीज़ है कि मेरा पैसा कितना सेफ है जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। आपने शायद सुना होगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में। किसी ने चिट फंड स्कीम का नाम सुना है? बहुत सारी जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में होते हैं वहाँ पे इस टाइप की स्कीम चलती थी पहले, कि डेली 10 रुपये दो, डेली 50 रुपये दो, महीने के 1000 रुपये दो और वो 10 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोई उसके पीछे माँ बाप नहीं है, उन स्कीम के पीछे उनके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है। अगर वो पैसा लेने वाला कल को भाग गया तो अब किसको पकड़ोगे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है मेरा पैसा कितना सेफ है। कहीं पर भी पैसा डाल रहे हो, मेरा पैसा कितना सेफ है। बैंक में डाल रहे हो तो कहा जाता है कि हाँ बैंक के पीछे एक रेगुलेटर खड़ा है, RBI खड़ा है। अगर एक बैंक है, बैंक में आप पैसा डाल रहे हो तो उसके पीछे RBI खड़ा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो उसके पीछे सेबी खड़ा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हो, उसके पीछे IRDA है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। या किसी पेंशन स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो उसके पीछे PFRD है। जो जनरली इंडिया में 4 रेगुलेटर ऐसे हैं जो पूरी फाइनेंस मार्केट को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक हो गया, जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। उसके बाद सेबी हो गया, जो कैपिटल मार्केट है, शेयर बाजार का नाम सुना होगा आपने, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, उनको सबको सेबी रेगुलेट करता है। फिर इंश्योरेंस से जितनी भी स्कीम है उन सबको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो रेगुलेट करता है। इसी तरह से जो पेंशन फंड्स होते हैं उनको PFRDA, आपने NPS स्कीम का नाम सुना होगा जैसे कि, तो उसको भी PFRDA रेगुलेट करता है। तो कहीं पर भी पैसा डालने से पहले आप ये देख लीजिए इनमें से किसी के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आपको आके बता देगा, देखो सर मेरी कंपनी ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में रजिस्टर्ड है, ये देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। MCA सिर्फ और सिर्फ कंपनी को रजिस्टर करता है, बट MCA किसी को भी ये राइट नहीं देता, ये अथॉरिटी नहीं देता कि आप मार्केट से इन्वेस्टर से पैसा ले सको MCA के नाम पर। नहीं, वो तो सिर्फ कंपनी बनाने के लिए परमिशन दिए ना। कंपनी काम क्या करेगी? अगर कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है तो इन्वेस्टर से पैसा उठा रही है तो उसके लिए परमिशन दूसरी अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी।
तो कहीं पर भी पहली चीज़ है कि मेरा पैसा कितना सेफ है, वो ज़्यादा वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि कितनी जल्दी मैं अपने पैसे को निकाल सकता हूँ। इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी। जैसे